बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मैं हाफिज हुज़ैफा अवान, योर एफसीएम अकाउंटिंग कोच। ठीक है। और बेटा, जो ये जो हमने क्लासेस रखी है ना, ये क्लासेस आप लोगों को पूरा पढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि आज जो है वो हो गई है 27 ऑफ मई। ठीक है, 27 ऑफ मई है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि भाई जून 12 के बाद आप लोगों के जो है वो पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने से टाइम के अंदर जो है वो सिलेबस जो है वो आप लोगों का कवर हो। ठीक है। एटलीस्ट एफसीएमए के लिए 2 मंथ्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कि हम डिटेल में जो है वो अपने सिलेबस को जो है वो कवर करें। तो ये जो क्लास होगी ये बेसिकली इस तरह की क्लास होगी कि इसके अंदर हम जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या इंपॉर्टेंट चीजों को या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैं अपने पास जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को जो है वो ओवरहेड करवा दूं, लेबर करवा दूं, जॉब ऑर्डर करवा दूं, प्रोसेस करवा दूं, वेरिएंसेस करवा दूं। ये 5 टॉपिक्स जो है, ये मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कंप्लीटली जो है वो कवर करवा दूं, क्योंकि इनमें से आप लोगों का काफी पेपर जो है वो आ रहा होता है। इन 5 टॉपिक्स में से जॉब ऑर्डर अगर आप लोग अपने पास लिखना चाहो तो लिख भी लो। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, इसकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग या बैच। इसके बाद प्रोसेस हो गया, लेबर हो गया, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स हो गया, इसके अलावा वेरिएंसेस हो गए। ये 5 टॉपिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा मटेरियल से एमसीक्यूज बनते हैं। ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन टॉपिक्स को क्या करूं कि कवर कर दूं। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके ML2 के अंदर भी है। जब आप लोग इंशाल्लाह ताला जाओगे ML2 के अंदर। मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रही हैं आप जैद? क्या कह रहे हो? अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया या ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया ना, ये बेसिकली आपकी ML2 के टॉपिक्स हैं। जब आप एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे वहां पे आप लोग जाकर इसको डीपली पढ़ेंगे। ठीक है? तो अगर किसी के लेक्चर्स वगैरह मिल रहे हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर या मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। मैं इन टॉपिक्स को नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा आते भी नहीं है। आ भी गए तो मतलब कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलेटिवली जो मैंने टॉपिक्स के नाम लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उन टॉपिक्स के ऊपर मेरा जो है वो ज्यादा फोकस रहेगा। पूरा सिलेबस मुझे कवर नहीं करना। अच्छा, हाँ, बात हो रही थी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके जो आपके ML2 के अंदर भी है, जैसे कि वेरिएंसेस हो गया। ये आपके ML2 के अंदर भी है। ML2 के अंदर थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट FCMA वाला ही है तकरीबन तकरीबन। ठीक है। तो वेरिएंसेस में मेरी कोशिश ये रहेगी कि वेरिएंसेस के मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि ML2 के ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वैसे भी अवेलेबल है। तो वो मैं आप लोगों के साथ वेरिएंसेस के लेक्चर्स जो है वो शेयर कर दूंगा। उसमें ज्यादा डीपली मैंने पढ़ा। तो वेरिएंस का चैप्टर जो है वो आप लोगों का वहां से कवर हो सकता है। कम आते हैं। भलाई का बेटा, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बहुत कम आते हैं। टॉपिक रिपीट कर दूं दोबारा, जो प्रोसेस प्रोसेस कॉस्टिंग में से भाई एक सवाल लाजमी बनता है। फिर उसके डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस में से लाजमी आता है सवाल। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपका जॉब ऑर्डर या बैच में से एक एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका लेबर, आपका ओवरहेड, आपका वेरिएंसेस, ठीक है, मटेरियल। ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं। ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर किसी की किस्मत खराब है तो आ जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली इन टॉपिक्स को जो है वो टेस्ट कर रहा होता है एग्जाम में। ठीक है, जो मैंने 6 टॉपिक्स आप लोगों को बताए। बाकी टॉपिक्स भी करो, क्योंकि आईसी में प्रोफेशनल स्टडी है, आपको सब कवर करके जाना है। ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना, सारी चीजें आपको कवर करनी है। लेकिन मेरा जो टारगेट रहेगा वो इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, इन 6 टॉपिक्स के ऊपर। कि मैं कोशिश मेरी यही होगी कि ये 6 टॉपिक्स जो है वो किसी ना किसी तरीके से मैं आप लोगों को कवर करवा दूं। ठीक है। अच्छा, आज जो है हमने एक टॉपिक लिया है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड जो है वो आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, ठीक है, और इसमें से MCQs भी आ सकती है। डिस्क्रिप्टिव भी बन जाता है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड में। सब बच्चों की बेसिक्स तो क्लियर है ना,
कि मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, ये सब बेसिक्स तो आप लोगों को क्लियर है ना। इसके ऊपर तो बात करने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, है ना, सब बच्चों को क्लियर है ना ये सारी चीजें, तो इसके ऊपर तो बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब क्लियर है। अच्छा देखो बेटा, ये जो आपका टॉपिक है ना ओवरहेड, यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि जो हमारा ओवरहेड होता है ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होता है। फैक्ट्री ओवरहेड बेसिकली क्या है, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रही है, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब वो जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को किस तरीके से हम एलोकेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उस कॉस्ट को हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पर 4 फ्लोर है, ठीक है, और 4 फ्लोर के अंदर चार चार भाई रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे एक भाई रहता है, सेकंड फ्लोर पे एक भाई रहता है, दूसरे थर्ड फ्लोर पे एक भाई रहता है, फोर्थ फ्लोर पे एक भाई रहता है, ठीक है। अब हुआ ये कि गैस का बिल आया, एक ही मीटर लगा हुआ था, और वो बिल आ गया। अब गैस का बिल क्या है, बेसिकली ओवरहेड है। अब वो गैस का बिल आ गया 1,000, 1,000 रुपीज गैस का बिल आ गया। एक भाई है जो शादीशुदा है माशाल्लाह से, उसके जो है वो 5 बच्चे भी हैं। जो सेकंड फ्लोर पे रहता है वो भाई, वो भी शादीशुदा है, उसके माशाल्लाह से 3 बच्चे। और थर्ड फ्लोर पे जो रहता है भाई, वो भी, उसकी भी नई नई शादी हुई है, तो बच्चे वगैरह कुछ नहीं, लेकिन मियाँ बीवी रहता है। और फोर्थ फ्लोर पे जो भाई रहता है वो बिल्कुल जो है वो कवारा, जो है वो अभी उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई, अकेला है। अब ये 4 फ्लोर है, और गैस का बिल आ गया 1,000 रुपये। अब क्या होगा कि ये 1,000 रुपये क्या हम हर भाई से 250 250 रुपये लेंगे कि भाई 250 रुपये तुम दो, 250 रुपये तुम दो, 250 रुपये तुम दो, 250 रुपये तुम दो, और वो इकट्ठा करके जो है वो हम गैस का बिल पे करें। अगर इस तरीके से करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, तो क्या होगा, वो जो सबसे ऊपर रहता है फोर्थ फ्लोर पे, जिसकी शादी भी नहीं हुई बेचारा, वो गंवारा रहता है, ठीक है, और वही, वो भी 250 रुपये पे कर रहा है। और जो सबसे नीचे जो रहता है भाई, जिसके 5 बच्चे हैं माशाल्लाह से, ठीक है, और वो भी कितने पे कर रहा है, 250 रुपये पे कर रहा है। तो ये इक्वालिटी तो नहीं हुई ना। बड़े जो सबसे ऊपर रह रहा है उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई, और जो सबसे नीचे जो रह रहा है वो मजे में रह गया कि 5 बच्चे भी हैं, मियाँ बीवी भी हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कितना पे कर रहे हैं, 250 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसी तरह से यहाँ पे आप एग्जांपल लो फैक्ट्री ओवरहेड की, कि हम इक्वली डिपार्टमेंटल वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ओवरहेड्स हैं, हम उनको डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर हमने डिपार्टमेंट वाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट में उन ओवरहेड्स की इतनी खपत ही नहीं होगी, इतनी ज्यादा यूजेज ही नहीं होगा, और कुछ डिपार्टमेंट्स उसको बहुत ज्यादा मजे में यूज कर रहे होंगे। तो अगर हमने इवनली जो है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये एक नाइंसाफी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड के अंदर ओवरहेड की बेसिकली एलोकेशन, कि जो जिसका जितना यूजेज है, जो जिसका जितना यूजेज है, जिस हिसाब से यूजेज है, उस हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लो कि कैंटीन है ऑफिस के अंदर, आईसीएमई की कैंटीन ले लो, और आईसीएमई छोड़ो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की क्या है, कैंटीन है। अब लोग जाते हैं वहां पर जाकर के खाना खाते हैं, और खाना खा के वापस आते हैं अपने डिपार्टमेंट में और काम करना शुरू कर देते हैं। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पे 250 लेबर है जो जाके खाना खाते हैं। अब फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वहां पे कुल टोटल 3 बंदे जो कि वहां पे जाके खाना खाते हैं। एचआर जो डिपार्टमेंट है वहां पे एक बंदा रखा हुआ है, और जो जाके वहां पर क्या करता है, खाना खाता है। अब जो कैंटीन का खर्चा है, कैंटीन का खर्चा है, क्या हम इन चारों डिपार्टमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। वहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 400 बंदा है जो कि जाके खाना खा रहा है, और फाइनेंस में बेचारे 3 बंदे हैं, एचआर के अंदर हमारे पास एक बंदा है जो कि खाना खा रहा है जाकर। तो सबका खर्चा इस तरीके से तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ना। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हो इस चैप्टर के अंदर, कि हम अपने खर्चों को, हम अपने अखराजात को, या हम अपने ओवरहेड्स को किस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज जो है वो एलोकेट करेंगे,
ठीक है, ये बात समझ में आई, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोग? बेसिकली यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की एलोकेशन। क्यों होती है एलोकेशन, वो मैंने आपको अभी जो है वो रीजन बता दिया। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल लो, हमारा जो है वो फैक्ट्री का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया और अच्छा खासा बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी क्या है, हमारे लिए ओवरहेड है। अब उस ओवरहेड को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हैवी मशीनरी लगी हुई है और धड़ाधड़ वहां पे काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वहां पर ज्यादा है। और जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, दो बंदे बैठे हुए एसी लगाकर, वहां पे कंजम्पशन क्या है, कम है। एचआर डिपार्टमेंट को तो एक ही कमरा मिला है, वहां पे भी एक बंदा बैठा हुआ है। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप ओवरहेड की एलोकेशन सीखोगे, यानी कि ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखोगे डिपार्टमेंट के इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, और आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो प्राइमरी ही डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की किस तरह से होती है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोगों को पढ़ना हो ना, अगर आप लोगों को पढ़ना हो, कराची से कितने कितने लोग हैं यहाँ पर, कराची से कितने लोग हैं यहाँ पर, कराची से कितने लोग हैं? फातिमा है, ठीक है। तो अगर आप लोग, हाँ देखो काफी सारे बच्चे माशाल्लाह से कराची से। तो एक बुक आती है सर जमील की, मैं सर जमील नहीं हूँ ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो मेहनत की है इसके ऊपर। एक बुक आती है सर जमील की, सर जमील की बुक ले लो। उसके अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, उसमें आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे, उसमें आपको पास पेपर्स में मिल जाएंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, सारी चीजें ए टू जेड मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर जो बच्चे कराची में रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो जाकर सर जमील की बुक बाय कर लें। ठीक है, और बाय करके उससे पढ़ें, उसमें एक एक चीज जो है वो थ्योरी वगैरह हर चीज जो है वो गिवन है। तो कुछ और पास पेपर करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें उस बुक के अंदर, एक ही बुक के अंदर अवेलेबल। ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया था। अब तो वो आईएसएमए में होते नहीं, चले गए। तो जब वो हुआ करते थे तो वो भी उसी बुक से पढ़ाते थे। अच्छा हाँ, अब ये है कि सर जमील की बुक में चीजें सारी हैं, लेकिन वो उन्होंने मैनुअली लिखी है, और किसी से उन्होंने पढ़ाया नहीं है, मतलब वही उनके अपने नोट्स से उन्होंने बुक की फॉर्म में जो है वो शिफ्ट कर दिया है। तो कुछ आंसर्स उसके अंदर गलत हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब हमने पढ़ा था हमें भी पता है कि कुछ चीजें उसमें गलत थी, लेकिन सारी चीजें एक साथ तो मिल जाएंगी ना आप, सारी चीजें आपको एक साथ तो मिल जाएगी ना। तो ये यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा ये। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि प्राइमरी हम ओवरहेड को किस तरह से एलोकेट करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। तो आज का टारगेट ये है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने समझना है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बेसिस बता दी गई हैं आपको कि आपने इस ओवरहेड को इस बेस पर एलोकेट करना है, या इस ओवरहेड को इस बेस पर अपॉर्चमेंट करनी है उसकी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो बेसिस क्या क्या है वो पहले देख लीजिए। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने ये चीजें पढ़ी हुई होंगी पहले से। ठीक है, तो उनका एक क्विकली क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई होंगी तो वो सीख लेंगे आज की क्लास में। बेसिस क्या क्या होती है, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। अब बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या है, आपके पास जैसे कि आपके पास ओवरहेड में आ जाता है, एक्सपेंसेस में आ जाता है। अ, अगर आपके पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लाइक रेंट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया,
इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ में ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है इंश्योरेंस हो गया। किसका इंश्योरेंस? इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा फायर प्रिकॉशंस हो गए। फायर प्रिकॉशंस हो गए। अच्छा, इसमें इन एक्सपेंसेस के अंदर आपने जो बेस रखनी है, आपने जो बेस रखनी है, वो रखनी है फ्लोर एरिया या साइज ऑफ डिपार्टमेंट, या साइज ऑफ डिपार्टमेंट। तो पहली अपॉर्चुनिटी ये हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह का कोई एक्सपेंस आ जाए और आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो डिपार्टमेंटल वाइज, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? जैसे रेंट एक्सपेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, या फायर प्रिकॉशंस हो गया। अच्छा, इंश्योरेंस से मेरी मुराद ये है कि इंश्योरेंस बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको आपने हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्लोर के एरिया के हिसाब से। फ्लोर के एरिया के हिसाब से। जैसे अगर रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा बड़ा होगा रेंट एक्सपेंस उतना ज्यादा उसके खाते में है। जो डिपार्टमेंट जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, उतना कम रेंट एक्सपेंस उसके खाते में जाए, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, ये जो रेंट एक्सपेंस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस और बिल्डिंग हो गई। अब बिल्डिंग की रिपेयर और मेंटेनेंस हो रही है, तो उसमें आपने देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना जो है वो एरिया जो है वो कवर कर रहा है। उस एरिया के हिसाब से आपने उस ओवरहेड को क्या करना है, एलोकेट करना है। यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस को क्या करना है, एलोकेट। जैसे इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हो गया, या फायर प्रिकॉशंस होती हैं बिल्डिंग के अंदर, आप जो है वो लगा देते हो। तो वो जितनी भी चीजें हैं ये सारी आपकी वैसे भी रिलेट करनी है बिल्डिंग के साथ। रेंट किसका होता है, बिल्डिंग का होता है। रिपेयर मेंटेनेंस किसकी है, बिल्डिंग की। इंश्योरेंस किसकी है, बिल्डिंग की है। फायर प्रिकॉशंस कहाँ लगाई जाती है, बिल्डिंग में लगाई जाती है। अब ये सारी की सारी चीजें रिलेट भी किसके साथ कर रही है, आपकी बिल्डिंग के साथ, आपके एरिया के साथ रिलेट कर रही है। तो जो जो डिपार्टमेंट जितना जितना उसका यूजेज होगा, जितना स्क्वायर फीट के हिसाब से वो यूज कर रहे होंगे, उस हिसाब से आपने इन एक्सपेंसेस को एलोकेट कर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिस फिक्स है, फिक्स मानी जाती है हमेशा। तो आपने इन्हीं हिसाब से जो है वो क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट। सबको बात क्लियर हो गया? पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? आगे चलो, ठीक है। अच्छा जी बेटा, इस तरीके से फीडबैक आता रहेगा ना, तो मजा आएगा मुझे ही पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में भी, ठीक है। ML2 वाले तो बच्चे यार काफी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। उम्मीद करता हूँ ML1 वाले बच्चे भी जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, आगे चल के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छा, अब आज नेक्स्ट है आपके पास टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। या लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट। सुपरविजन हो गया, कैंटीन हो गया। अब इनकी जो कॉस्ट है ना, इनकी जो कॉस्ट है हमेशा याद रखिएगा, जो इनकी कॉस्ट होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, ठीक है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी ओवरहेड है।
या लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या है, ओवरहेड है। या सुपरविजन हो गया या कैंटीन हो गई, इनकी जो कॉस्ट है, कैंटीन में जा रहे हैं आपके वर्कर्स जाकर खाना खा रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, हमारे पास एक कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट है आपने इनको एलोकेट करना है नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, भाई जिस डिपार्टमेंट में जितने बंदे हैं उस हिसाब से हम ओवरहेड को allocate। क्योंकि खाना अब कैंटीन है, वहां पे जाकर ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने बंदे होंगे, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के 3 बंदे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 250 बंदे हैं, एचआर के अंदर 2 बंदे रखे हुए हैं। तो जो अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी कैंटीन की कॉस्ट की, कि आप लोगों ने जो वहां पर जाके बिरयानी और कढ़ाई फोड़ी है, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट होगी नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से, कि जहां जितने लोग ज्यादा होंगे उतना ज्यादा जो है वो एक्सपेंस एलोकेट किया जाएगा, जहां पे जितने लोग कम होंगे उतना एक्सपेंस कम एलोकेट किया जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंपनसेशन टू वर्कर्स। हॉलीडे पेमेंट, पीएफ फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड, ये डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि डायरेक्ट लेबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। जिस डिपार्टमेंट में जितनी डायरेक्ट लेबर होगी उस रेशो के हिसाब से जो है वो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी वो बेटा, अपॉर्चमेंट कैसे होगी, अगला क्वेश्चन आने वाला है, उसमें मैंने आप लोगों को बताना है। आज का टारगेट भी हमारा यही है। फिर उसके बाद आ जाओ, जैसे आपके पास डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी का, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी होगी, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी होगी, मशीनरी से रिलेटेड जो आपकी है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये भी आपका एक ओवरहेड है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इसके अलावा आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये आपकी मशीनरी कॉस्ट, मशीन कॉस्ट पे, या फिर कैपिटल वैल्यू पे, या फिर एसेट के डेप्रिसिएशन, इस तरह से आप एलोकेट करो। मशीनरी की जो कॉस्ट होगी नॉर्मली उस पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, अपॉर्चमेंट की जाती है। लास्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, लास्ट पॉइंट आ रहा है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है बेटा, एक चेक मीटर लग जाता है हर डिपार्टमेंट में। जैसे बिजली का बिल आ रहा है ना, एक चेक मीटर लग जाएगा हर डिपार्टमेंट में, उससे पता लग जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट कितने जो है वो यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो उसके हिसाब से आप एलोकेट कर देते हो, यानी कि मशीन, अच्छा इसको भी इन्होंने मशीन आवर्स पे भी कर सकते हो। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक चेक मीटर लग जाता है। हॉर्स पावर, या फिर मशीनरी आवर्स, मशीन आवर्स। तो ये बेटा आप लोगों ने क्या बनानी होती है बेसिस। अगर एग्जामिनर आपको पेपर में ना भी दे, तो यू हैव टू नो कि कौन कौन से एक्सपेंसेस की क्या क्या बेस हो, किस हिसाब से आपने अपॉर्चमेंट करनी है। ये क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक किसी का कोई सवाल।
जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है ना आपका। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी तो आपका ओवरहेड होता है। ओवरहेड क्या, जितने भी आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक बिग रोल होता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा होता है लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो ये भी आपका ओवरहेड है। इसको आपने एलोकेट करना है, किस तरीके से एलोकेट करना है, तो जो आपके हॉर्स पावर्स होंगे उसके हिसाब से आपने क्या कर देना है, एलोकेट करना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज, ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो समझ में आ जाए। अच्छा जी भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो है वो हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है। सारे बच्चे गौर से सुनो, सारे बच्चे गौर से सुनो। क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सारे बच्चे जो है वो इसको गौर से सुनेंगे। आपको बताया जा रहा है कि एबीसी कंपनी है, और वो एस्टिमेट कर रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर 2022, 2022 के आपको ओवरहेड्स बताए जा रहे हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर, ये ओवरहेड है। लैंड रेंटल्स ओवरहेड है। पावर एंड लाइट ओवरहेड। प्रॉपर्टी टैक्सेस बिल्डिंग, इंश्योरेंस बिल्डिंग, इंश्योरेंस मशीनरी, ठीक है। ये कुछ इन्होंने आपको क्या दे दिए हैं, आपको इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए हैं, ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट लेबर है, लैंड रेंटल है, और पावर एंड लाइट है, प्रॉपर्टी टैक्सेस है, और फिर उसके बाद इंश्योरेंस बता दिया है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस बता दिया इन्होंने, मशीनरी। फिर आइटम्स के बाद नीचे आपको इन्होंने कुछ चार्ज जो है वो डिपार्टमेंट दिए हैं। ग्राइंडिंग का है, मिक्सिंग का है, पर्सनल का है, स्टोर्स का है, ये आपको चार जो है वो इन्होंने क्या दे दिए, डिपार्टमेंट दे दिए। सबसे अब देखो, ये चार डिपार्टमेंट्स देने के बाद ना इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ना बेसिस बताई है, कि इस डिपार्टमेंट के अंदर एरिया स्क्वायर फीट इतना यूज हो रहा है, पावर की कंजम्पशन इतनी है, डायरेक्ट लेबर आवर्स इतने यूज हुए हैं, इनडायरेक्ट लेबर जो है उनकी कॉस्ट ये है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन ये है। मतलब कि उन्होंने आपको क्या बता दिया है, बेसिस बता दिया, ठीक है। उन्होंने आपको क्या बता दिया, बेसिस बता दिया। अब ये जो इन्होंने ऊपर हमें ओवरहेड दिए हैं ना, ये जो हमें इन्होंने ऊपर ओवरहेड दिए हैं, तकरीबन 6 ओवरहेड्स हैं हमारे पास। इन 6 ओवरहेड्स को हमने इन चार डिपार्टमेंट्स में क्या करना है, अपॉर्चमेंट करना है। और बेस हमने खुद जो है वो फाइंड आउट करनी है। बेस उसने मेंशन नहीं की कि भाई जो आपका, जैसे सबसे पहला जो आपका ओवरहेड है वो है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर को आपने किस तरीके से अपॉर्चमेंट करनी है वो बेस आपको नहीं बता रहे। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपॉर्चमेंट करेंगे। जैसे कि लैंड रेंटल है, अब ये रेंट एक्सपेंस है हमारे लिए, इसकी अपॉर्चमेंट कैसे करनी है वो आपको क्वेश्चन में नहीं बताया जा रहा। ये आप खुद करोगे। किस तरीके से करोगे, कुछ बेसिस मैंने आप लोगों को फिक्स ऊपर बता दी थी, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, चारों डिपार्टमेंट्स बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एलोकेट करके आप लोगों को। पूछ क्या रहा था आपसे, रिक्वायर्ड में? प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, यानी कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाना है। ओवरहेड
डिस्ट्रीब्यूशन शीट। चार डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट डिपार्टमेंट सर हमारे पास है जी, उसके बाद है मिक्सिंग। अच्छा, फिर उसके बाद है स्टोर्स। फिर उसके बाद है पर्सनल। ठीक है, ये चार डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है, इन कॉस्ट को, इन ओवरहेड्स को इन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि देखो, सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ रही है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर को मुझे अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनडायरेक्ट लेबर को अब मुझे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनडायरेक्ट लेबर कैलकुलेटर बेटा आप लोग अपने हाथ में रखिएगा। इनडायरेक्ट लेबर में हाथ में रखिएगा बेटा कैलकुलेटर। इनडायरेक्ट लेबर की जो बेटा कॉस्ट है दैट इज 3,50,000। इनडायरेक्ट लेबर की जो हमारे पास कॉस्ट है वो कितनी है? 3,50,000। और इनडायरेक्ट लेबर इन्होंने ना ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें, इनडायरेक्ट लेबर इन्होंने हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। फर्स्ट डिपार्टमेंट में 150 है, 120 है, 55 है, देन 25 है। तो यानी कि इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये ऑलरेडी क्या हो चुका है? एलोकेट हो चुका है, या अपॉर्चमेंट इसकी हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जितना जितना दिया हुआ है। 3,50,000 है, 3,50,000, और जो उन्होंने नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका आप सम करोगे तो वो भी कितना आएगा? 3,50,000। 1,50,000, 1,20,000, और 55,000, और इसके अलावा 25,000। ठीक है, तो तीनों में इन्होंने ऑलरेडी क्या कर दिया है? इसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो मुझे अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, आ रहा है लैंड रेंटल। लैंड रेंटल। अब इसको मुझे एलोकेट करना है इन चारों डिपार्टमेंट्स में। तो रेंट एक्सपेंस मैंने क्या कहा था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? आप लोग ये देखो, यहाँ पर मैंने बताया था कि रेंट एक्सपेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने आपको सबसे पहले एरिया दिया हुआ है। एरिया स्क्वायर फीट दिया हुआ है 2,000, 1,500, 1,000 एंड 500। तो अब जो मेरा लैंड है उसका अमाउंट कितना बन रहा है? 10,000। इस 10,000 को मैं इस एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से चारों डिपार्टमेंट्स में क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट। सब बच्चों को बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? किसी का कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं छोटी सी एक वर्किंग कर लेता हूँ। वर्किंग फॉर लैंड रेंटल। अच्छा, मुझे अब अपने पास बेटा आप लोगों ने कैलकुलेटर हाथ में रखने हैं, ठीक है? चार डिपार्टमेंट्स हैं, इन चारों डिपार्टमेंट्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्राइंडिंग, उसके बाद मिक्सिंग, उसके बाद स्टोर्स, और फिर उसके बाद है पर्सन। इन चारों डिपार्टमेंट्स में मुझे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। चारों डिपार्टमेंट्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। लैंड रेंटल का अमाउंट कितना था सर? लैंड रेंटल का जो अमाउंट था
वो था 10,000। अब मुझे इस 10,000 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10,000 को मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों डिपार्टमेंट में। किस तरह से, जिसका जितना जितना यूजेज है, एरिया स्क्वायर फीट जिसके हिसाब से आ रहा है, जैसे कि ग्राइंडिंग का 2,000 है, फिर 1,500 है, फिर उसके बाद 1,000 है, फिर 500। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसका जितना यूजेज है 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1,500 मल्टीप्लाई बाय 1,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, जिसका जितना यूजेज है स्क्वायर फीट से मैं क्या करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई। और मैं डिवाइड करवा दूंगा टोटल स्क्वायर फीट से। टोटल स्क्वायर फीट से, टोटल स्क्वायर फीट कितने बन रहे हैं, 2,000, 1,500, 1,000 और 500। टोटल कितना बन रहा है बेटा ये, 4,500 आई थिंक। 4,500 बन रहा है। जितनी अपॉर्चमेंट करनी है वो आप क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई, और टोटल करवा दोगे डिवाइड। आपके पास अमाउंट आ जाएगा डिपार्टमेंट्स का, क्या है डिपार्टमेंट में कितना कितना लैंड रेंटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मुझे जरा बताओ। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर की डिस्ट्रीब्यूशन बेटा मैंने की ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसने अमाउंट बता दिया था, 1,50,000, 1,20,000, 55,000 और 25,000। इनडायरेक्ट लेबर उसने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। टोटल 3,50,000 है, और नीचे 3,50,000 उसने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना कितना आ रहा है, 5,000, ग्राइंडिंग का आ रहा है 4,000। जल्दी करो बेटा, चारों डिपार्टमेंट्स के मुझे करके दिखाओ। डिवाइड टोटल से किया है बेटा, टोटल। 2,000 था, 1,500 था, 1,000 था, 500 था, जितना स्क्वायर फीट था ना उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके टोटल से मैंने डिवाइड कर दिया। मिक्सिंग 3,000। अच्छा भाई, मिक्सिंग आ रहा है 3,000। स्टोर्स का आ रहा है 2,000। इसका 1,000 आ जाएगा, और इसका 4,000 आ जाएगा। ठीक है, 5,000 से डिवाइड करना है, कितने से करना है, अभी टोटल कितना बन रहा था, 2,000, 1,500, ये हो गया। हाँ, 5,000 से करना है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं भाई, 3, हाँ 5,000 से करना है बेटा, टोटल मैंने गलत कर दिया था, 4,500 लिख दिया था, उसको ठीक कर लेना। डिवाइड बाय 5,000। ठीक है जी, डिवाइड बाय 5,000। अमाउंट सही लिखा है। ठीक है, तो ये अमाउंट सही लिखा है ना। अब ये अमाउंट जो है वो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। तो ये हमने तीनों को क्या, चारों में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास नहीं होगी बेटा, सिर्फ अकाउंटिंग की क्लास होती है। ठीक है, बिजनेस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की किसी भी क्लास नहीं होती है। अच्छा जी, तो ये हमने सेकंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लैंड रेंटल को। अब पावर एंड लाइट की अगर हम बात करें, पावर एंड लाइट है 1,72,000। तो पावर एंड लाइट कैसे होगा, पावर एंड लाइट कंज्यूम, कंजम्पशन जितनी है, पावर कंजम्पशन यूनिट 10,000, 5,000, 2,000 एंड 1,000। तो इसको आप बेस बनाकर क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन यही होगी, कैलकुलेशन यही होगी।
वर्किंग फॉर पावर एंड लाइट। चार डिपार्टमेंट्स हैं। 1,72,000 आपका पावर एंड लाइट है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे, जितनी जितनी इनकी कंजम्पशन है यूनिट्स की, 10,000, 5,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, ये इनकी कंजम्पशन है। मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय 5,000, मल्टीप्लाई बाय 2,000 और मल्टीप्लाई बाय 1,000। ठीक है, ये इनकी क्या है, कंजम्पशन। डिवाइड करवा देंगे टोटल कंजम्पशन से, 10,000, 5,000, 2,000 और 1,000, कितना बन रहा है, 18,000। ठीक, डिवाइड हमेशा टोटल से होगा। कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया था आंसर, क्या क्या आ रहा था अभी देखते हैं। गुड हो गया, सीधा निकाल लिया, जबरदस्त। राइटिंग का 40,000, फिर 20,000, 40,000, फिर 20,000, 8,000। नहीं बेटा, मेरे हिसाब से इतना कैलकुलेशन कम क्यों आ रही है। 1,72,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, 1,72,000 है। आपने मेरे ख्याल में 72,000 डिस्ट्रीब्यूट किए। 1,72,000 है। ठीक करो, ठीक करो। बाकी बच्चे भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो जल्दी जल्दी से। 95,555। अच्छा जी, 95,555, यानी कि 0.5 था तो उसको 6 कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे। सही है, आगे। आप लोग अपना पेन यूज ना करें। 47,777, ठीक है। 47,777 है ना, तो 78 कर लेते। 19,111।
और 9555, 9555.5 है ना, 56 कर दें। ठीक है जी। स्टोर्स का 19,000 आ रहा है, 19,111 आ रहा है बेटा स्टोर्स का। चलिए जी, अब हम पावर एंड डाइट को क्या कर लें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है जी, पावर एंड लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है हमारे पास सर, नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग का। तो वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉपर्टी टैक्स है तो वो एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट, एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। देखो प्रॉपर्टी या बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं ना, जो भी आपके अखराजात हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, वो आप फ्लोर एरिया के हिसाब से या साइज ऑफ डिपार्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। जैसे इंश्योरेंस बिल्डिंग की आ रही है, वो भी फ्लोर एरिया के हिसाब से होगी। अच्छा, स्टोर का कह रहे हैं कि सर 19,000 है। एक ने मुझे 19,111 बताया था। 19,000 सबका है, 19,000 है या 19,111 है? 19,111 है, ठीक है। सर अगर 9.5 लें तो अलग आएगा, 9.5 क्यों लेंगे हम? 9.5 क्यों लेंगे? 9.5 क्यों लेंगे? 9.5 तो नहीं आएगा। ठीक है जी, मेजोरिटी का आंसर यही आ रहा है तो ये ले लेते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्सेस बिल्डिंग का। वही 4 डिपार्टमेंट। स्टोर। यार ये क्या क्या लेकर आ रहे हो तुम लोग, नए नए अमाउंट। ब्रांडिंग का 10,000 है, पॉसिबल ही नहीं है 10,000 बेटा, 1 लाख हो सकता है, 10,000 नहीं हो सकता। मिक्सिंग का 7,500। पर्सनल का 2,500, 250 नहीं हो सकता। अच्छा ये आप इसका कर रहे हो, इसका कर रहे हो, ये जो अभी हमने किया। अच्छा देख लेते हैं। 25,000। अच्छा मैं समझा पिछला वाला बता रहा, 25,000 है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। वही फ्लोर एरिया के हिसाब से। फ्लोर एरिया जो था वो कितना था, 10,000 डिवाइड बाई 18,000। 5,000, नहीं, 2,000 डिवाइड बाई 5,000, सॉरी।
जी हाँ, बताओ मुझे कितना कितना आ रहा था। 250, 5000, ठीक है। 250, 5000, और ऊपर का कितना आ रहा था? 7500 और 10,000। ठीक है जी। 10,000, 7,500, 5,000, 2,000। 10,000, 7,500, 5,000, 2,000। अच्छा, ये मैंने अभी किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? ये मैंने इंश्योरेंस प्रॉपर्टी टैक्सेस। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंश्योरेंस बिल्डिंग, वो भी सेम रेशियो के हिसाब से होगा क्योंकि बिल्डिंग का है। अमाउंट हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना था इंश्योरेंस बिल्डिंग का? 25,000। अच्छा, तो बेटा ये भी 25,000 है, सेम रेशियो है, तो मतलब वही अमाउंट जाएगा ना? सेम एज प्रॉपर्टी टैक्सेस। इसकी वर्किंग नहीं कर रहा। ये सेम अमाउंट है, 25,000, और बेस भी सेम है। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास इंश्योरेंस मशीनरी का। मशीनरी का इंश्योरेंस क्या होगा? देखो मैंने कहा था, देखो मशीनरी से रिलेटेड था डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट था, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मशीन कॉस्ट, कैपिटल वैल्यू या डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी चीज होगी उसको बेस बनाओगे आप। तो यहाँ पर जो आपके पास मशीन का इंश्योरेंस है डेट इज 36,000। इसको आपने बेस ये बना देना है। मशीनरी डेप्रिसिएशन 1,40,000, 20,000, 18,000 और 2,000। वर्किंग फॉर इंश्योरेंस मशीनरी। हाँ दूसरा, आप सही कह रही थी कि सेम हो जाएगा। ब्रांडिंग, मिक्सिंग, स्टोर्स और बस। अमाउंट कितना है? 36,000। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,40,000, 2,000, 18,000 और 2,000। अच्छा, सब में तीन तीन जीरो कैंसिल हो सकते हैं ना?
तो 3 3 0 में कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा, जीरो लिखने में आप लोग मिस्टेक भी कर लेते हैं। तो सब में 3 3 0 कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं कैंसिल करके 1,80,000 है ना, तो ये 180 हो जाएगा। 140, 20, 18 और 2, सब में 3 3 0 में क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। 140, 20, 18 और 2 डिवाइड कितना हो जाएगा, 180। क्या बात है जी, क्या बात है, निकाल लिया आप लोगों ने। अरे 28,000, फिर उसके बाद 4,000, 3,600, 28,000, 4,000, 3,600, 4,000, 3,600। पॉइंट में नहीं करो भाई, पॉइंट में नहीं करो, फिर अमाउंट पूरा पूरा चाहिए ना, पॉइंट में नहीं करो। सबके 3 0 कैंसिल नहीं करने थे, 36,000 के 3 0 कैंसिल नहीं करने थे। पर वो रेशियो बनाने के लिए मैंने, जो आपको उसने डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, उसके मैंने 3 0 कैंसिल किए। 400 हो जाएगा उसका। ठीक है जी। तो ये हमारी आखिरी थी, 28, 4, 36, 28,000, 4,000, 36,000, 3600, 400। और अब आप इसका क्या कर लेंगे भाई, टोटल कर लेंगे। ये बेटा आप लोगों ने आज जो है वो प्राइमरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखी कि किस तरह से, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखी आप लोगों ने किस तरह से होती है। टोटल कर लीजिएगा जो भी आंसर, अब जो भी आंसर उसका टोटल कर लीजिए। सबको बात क्लियर हुई, आज की क्लास कुछ समझ में आई, इससे पहले कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ हो, कुछ आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया कि किस तरीके से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ओवर। चलो 2,97,500, अच्छा वो जो भी टोटल हो बेटा, फिर आप लोग लिख लेना। बस उसने टोटल तो नहीं कहा था, उसने बस डिस्ट्रीब्यूशन शीट कही थी। टोटल करना चाहो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है। मेन क्वेश्चन ये था जो हम लोगों ने कर लिया। जो मेन पॉइंट था कि ओवरहेड की एलोकेशन किस तरह से की जाती है, या अपॉर्चमेंट किस तरह से की जाती है प्राइमरी, वो हम लोगों ने कर लिया। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर, एमटीक्यूज में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा, डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है आपके पास। अ, इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ना, अब जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, उसके ज्यादा चांसेस हैं आने के, उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। जी, ये एलोकेशन ही तो की है अभी हमने, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, जिसमें आपके पास मेथड्स होते हैं, सिमल्टेनियस मेथड होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। जिसमें डायरेक्ट मेथड आता है आपके पास, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमल्टेनियस होता है आपके पास। 3 क्लासेस में कवर होगा, 3 क्लासेस लगी है हमारे एफओएच की, जिसमें हमारा एफओएच इंशाल्लाह ताला कंप्लीट, 3 3 क्लासेस लेके चलेंगे।
तीन क्लासेस अभी एफओच की होगी। कल तो नहीं होगी क्लास आप लोग की, कल नहीं अब परसों होगी क्लास 11 बजे, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि वीक में 3 से 4 क्लासेस में आप लोग की लूँ, ठीक है। तो 4 क्लासेस में इस तरीके से कोशिश करके कवर अप करेंगे। अब आप लोग की कल नहीं होगी। हाँ, कल वेडनेसडे को नहीं होगी, थर्सडे को हो गया क्लास। थर्सडे को 11 बजे। और मैं इसी वीक में आप लोगों को डेज कंफर्म कर दूंगा कि किस किस दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। जजाकल्ला खैर। ठीक है बच्चों। बुक मैंने एमसीक्यूज के लिए बेटा वही मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर जो बच्चे कराची में रहते हैं ना तो वो सर जमील की बुक ले लें, अच्छी बुक है। मतलब कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी, आंसर्स उसमें गलत है। यार आप फ्री हो, कल मेरे ने 2 क्लासेस रखी हुई है ML2 वालों की, उनकी एफएससीआर की भी क्लास है और एएमए की भी क्लास है, कल ऑलरेडी 2 क्लासेस। तो अब वो तीसरा जो है ना मुश्किल हो जाएगा। कल नहीं हो सकेगी क्लास, परसों इंशाल्लाह। देखो बेटा, अगर तो फर्स्ट टाइम एफसीए में पढ़ रहे हो मुझसे, तो जून अटेम्प्ट नहीं बनेगी, ठीक है। ये अभी आपने पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इम्पॉसिबल सी बात है, कम से कम भी आपको 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं एफसीए को प्रिपेयर करने के लिए। 12 कर लो बेटा, इसी तरह। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अभी 15 दिन में आप ये समझ रहे हो कि उससे पढ़कर आप पेपर क्लियर कर लोगे, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। हाँ, अगर पहले से पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपका एक रिव्यू हो जाएगा, तो वो एक अलग बात है। या फिर एटलीस्ट कम से कम भी आप 2 से 3 महीने दो एक सब्जेक्ट को, तब जाकर आपका पेपर अच्छा क्लियर हो जाता है। हाँ, एमन अगर कोई आउट ऑफ कराची है उनके लिए बुक मिलना मुश्किल है। तो बेटा आप मेरे हैंड आउट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। पेपर क्यों रुक रहा है बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं पेपर रुकने की वजूहत होती है, सिर्फ ये नहीं होता। देखो कभी कभार अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन करते वक्त आप लोगों के आंसर्स क्लियर थे, आप लोगों को पता था, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर था, लेकिन कैलकुलेटर यूज करते वक्त गलती कर। हाँ, आप रिवीजन कर लेंगे तो फिर तो सही है, मसला नहीं। बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन हमने पढ़ा क्वेश्चन, हमारे सामने आ गया क्वेश्चन, हमें आता है वो, लेकिन जल्दी जल्दी में ना पेपर, क्योंकि 3 घंटे में आप लोगों को कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी में टाइम जो है वो हमारा बच जाए, तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम गलती कर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपका पेपर जो है ना वो उसमें मार्क्स नहीं आता। हर 2 महीने का सेशन होता है बेटा हमारा। जैसे अभी ये चल रहा है ना, ये जून अटेम्प्ट में खत्म हो जाएगा, और जून में ही हमारा जो है वो ML2 का और इसका भी नया सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अगस्त से अटेम्प्ट करिए। चलो भाई, फिर अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।